नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑलिव बोर्ड के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एनसीईआरटी टू लक्ष्मीकांत। और यहाँ पे हम इन सब चीज़ों को कर रहे हैं एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट्स को सबको साथ में लेके, और वो भी कर रहे हैं हम लोग पूरी तरीके से टॉपिक वाइज। हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से समझ रहे हैं सारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, सारे टॉपिक के फॉर्मेट में, और लगातार इस सीरीज को आगे पढ़ाई चल रहे हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें हम प्रस्तावना को पढ़ रहे थे, और उसके हम मॉक पे आ गए थे, जहां पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं इस मॉक में। जो आप अगर आप करते हैं तो आपको प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चंस कभी परेशान नहीं करेंगे। तो ये आपका आ रहा है पहला क्वेश्चन, जो 14 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 15 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बेस्ड है आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, जिसे 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया गया था, ये किस तारीख को पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा किया गया था? तो बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू? चलिए, क्या होगा सही जवाब? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे इसे पेश किया था। ध्यान रखेंगे 22 जनवरी 1947 को इसे अडॉप्ट कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? अडॉप्ट कर लिया गया था। इस बात को आप रखेंगे ध्यान बहुत अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर एडेड टू इट्स प्रियम्बल? तो किस अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया था? चलिए, तो किस वर्ड को यहाँ पे सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था? 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, एक और शब्द यहाँ पे था इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इस शब्द को भी यहाँ पे इसी के द्वारा, इस अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पे प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम लोग लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रस्तावना में जो भी आपके कीवर्ड्स हैं ये किस सीक्वेंस में लगे हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि प्रस्तावना में जो ये कीवर्ड्स हैं वो किस सीक्वेंस में यहाँ पे लगे हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। चलिए, तो यहाँ पे किस तरीके से है? तो सबसे पहला वर्ड आता है जस्टिस, फिर उसके बाद लिबर्टी, फिर इक्वालिटी, फिर फ्रेटर्निटी आता है। तो अगर हम करेक्ट सीक्वेंस देखें तो सी बी ए डी जो है ये आपका करेक्ट सीक्वेंस रहेगा। सी बी ए डी जो है ये आपका करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे इसी मॉक में 18th क्वेश्चन है कि जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके हिसाब से हमारा देश जो है उसका क्या नेचर नहीं होगा। ठीक है, प्रकृति क्या नहीं होगी हमारे देश की? तो हमारे देश की कौन सी चीज की प्रकृति नहीं होगी, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ इंडियन स्टेट अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल? सोवरेन, सोशलिस्ट, थियोक्रेटिक, रिपब्लिकन। तो कौन सा यहाँ पे नहीं होगा नेचर इंडियन स्टेट का? सोवरेन, सोशलिस्ट, थियोक्रेटिक या रिपब्लिकन? तो हमने देखा है थियोक्रेटिक शब्द जो है इसका हमारे प्रियम्बल में कहीं पे भी किसी तरीके से कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका कोई इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, थियोक्रेटिक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे सोवरेन इंडिया के शब्द रिस्पॉन्स में कौन सी बात गलत है? अगर हम सोवरेनिटी की बात करें, संप्रभुता की बात करते हैं, तो संप्रभुता के आधार पर यहाँ पे कौन सी बात भारत के पक्ष के लिए गलत है? आपको ये बताना है। भारतीय संप्रभुता के आधार पर इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट टू एनी कंट्री, इंडिया इज नॉट अ कॉलोनी टू एनी कंट्री, इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ कंट्री टू एनी अदर कंट्री, इंडिया इज ऑब्लिग टू ओबे द यूएन इन इट्स इंटरनल अफेयर्स। चलो, क्या हो जाएगा सही जवाब? तो यहाँ पे हो जाएगा डी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इंडिया यहाँ पे
यूएन से किसी भी तरीके के सवाल उसके हिसाब से चलने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि भारत एक संप्रभुत्व क्या है, कंट्री है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, इंडिया ने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि वो पूरी तरीके से कॉमनवेल्थ नेशंस को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो किस ईयर में इंडिया ने कॉमनवेल्थ नेशंस को यहाँ पे ज्वाइन किया था, 47, 49, 50 या 52? चलिए, इंडिया ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो हैं इन्हें किस ईयर में ज्वाइन किया था, 47, 49, 50 या 52? किस ईयर में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को यहाँ पे ज्वाइन किया था? क्या होगा सही जवाब? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1949। तो इंडिया ने कॉमनवेल्थ को, यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, उसने कॉमनवेल्थ को कब ज्वाइन किया था, 1949 को यहाँ पे ज्वाइन किया था। 1949 में यहाँ पे इसे ज्वाइन किया था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किस चीज की एम रखता है? तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का क्या एम है, ये आपको बताना है। पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज या ऑल ऑफ द अबव? क्या एम होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ है जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, और यहाँ पे इसका एम क्या है ये आपको बताना है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है इसका एम क्या है ये आपको बताना है। चलिए, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किस चीज का अंत करने की बात करता है, ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे सही होंगे, तो ध्यान रखिएगा। जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ समाजवाद की जरूरत नहीं है, समाजवाद से बड़ा हमें चीज समझना होगा, और वो हमें समझना होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद का यहाँ पे लक्ष्य होगा कि वो पॉवर्टी को, इग्नोरेंस को, डिसीज को, इन सभी को यहाँ पे क्या करे, हमारे देश से समाप्त करे। तो अगर हम इन सबको खत्म करने की बात करते हैं, तब जाके हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेकुलर स्टेट इन इंडिया? तो इनमें से कौन सा एक सेकुलर स्टेट का एलिमेंट नहीं है इंडिया में, ये आपको बताना है। सिविल इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नो रिलीजियस एजुकेशन बाय द स्टेट, या टैक्सेशन ऑन रिलीजियस प्रॉपर्टी? विच वन इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ सेकुलर स्टेट इन इंडिया? चलिए, विच वन इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ सेकुलर स्टेट इन इंडिया? सिविल इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नो रिलीजियस एजुकेशन बाय द स्टेट, और टैक्सेशन ऑन रिलीजियस प्रॉपर्टी? विच वन इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ सेकुलर स्टेट इन इंडिया? चलिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, टैक्सेशन ऑन रिलीजियस प्रॉपर्टी। तो हमारे यहाँ किसी भी तरीके से रिलीजियस प्रॉपर्टी पे क्या नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट इज ट्रू मीनिंग ऑफ सेकुलर? सेकुलर का सही मतलब क्या है? अगर हम देखें तो पंथ निरपेक्षता शब्द का क्या सही मतलब है? चलिए, पंथ निरपेक्षता शब्द का सही अर्थ क्या है, सही मतलब क्या है, ये आपको बताना है। तो पंथ निरपेक्षता शब्द को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या सही मतलब होगा, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन आई ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की नजर में सभी धर्म क्या है, समान है। ये होगा सही जवाब, ए हो जाएगा सही जवाब। विच वन ऑफ दीज इज डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का कौन सा यहाँ पे मूलभूत कैरेक्टर होता है, ये आपको बताना है। तो डेमोक्रेसी को यहाँ पे कौन यहाँ पे मूलभूत कैरेक्टर है, ये आपको बताना है। The ruler governs in the interest of rule. The ruler come from the wide range of social background. The ruler are directly accountable or ruled on the regular basis. That is the proceeding of legislative body. चलिए, क्या होगा सही जवाब? चलिए, the rulers are directly accountable to the ruled on the regular basis. तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे जो आपके रूलर्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, अकाउंटेबल किया जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो हर 5 साल में आपका चुनाव होगा, और अगर वो चुनाव में सरकार नहीं जीतती है तो यहाँ पे सरकार आपकी गिर जाती है। ठीक है, चलिए।
नेक्स्ट बात करते हैं, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये डेमोक्रेसी के बाद हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसा सिस्टम होता है, ये आपको बताना है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस प्रकार का सिस्टम होता है? Citizens choose their representative in free and fair election. Citizens are allowed to debate and their representative in open public meeting. Citizens represent themselves in decision-making process. A senior politician leader are known as directors. चलिए, क्या होगा सही जवाब, देखते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? सिटीजन्स रिप्रेजेंट देमसेल्फ इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। तो सी आपका हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। क्या हो जाएगा? सी आपका हो जाएगा एकदम करेक्ट सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डेमोक्रेसी कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, ये आपको बताना है। इन एंशिएंट ग्रीस, इन यूएसए आफ्टर फ्रीइंग इटसेल्फ फ्रॉम ब्रिटिश टायरनी, इन फ्रांस आफ्टर रेवोल्यूशन, इन यूके आफ्टर साइनिंग अ मैग्ना कार्टा। तो डेमोक्रेसी कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, ये आपको बताना है। डेमोक्रेसी कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, ये आपको बताना है। एंशिएंट ग्रीस में, in US after freeing itself from British tyranny, in France after the revolution, in UK after signing Magna Carta। तो डेमोक्रेसी कहाँ ओरिजिनेट हुई थी? तो डेमोक्रेसी कहाँ ओरिजिनेट हुई थी? एंशिएंट ग्रीस में यहाँ पे आपकी डेमोक्रेसी क्या हुई थी? ओरिजिनेट हुई थी। चलिए, नेक्स्ट क्या रहा है, डेमोक्रेटिक एथेंस यहाँ पे किसको पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेते देते थे? तो स्लेव, वुमेन, फॉरेनर या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा, यहाँ पे इन्हें भाग नहीं लेने देते थे, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आज के जो हमारे क्वेश्चंस थे उनको यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।